नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब शुरू होने वाला है आपका पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। वैसे तो पिछले 2 दिनों से पूरे देश में एक मुद्दे पर दंगल हो रहा है। सरकार ने सेना में भर्ती का नया नियम क्या लाया? बिहार से हरियाणा तक और यूपी से राजस्थान तक युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिहार में हिंसक उपद्रव हुआ है, ट्रेनें जलाई गई, पत्थरबाजी, लूट, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ है और इस प्रदर्शन की आंच उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई है। इधर यूपी में अलग ही टेंशन है। कल शुक्रवार है और पिछले 2 शुक्रवारों से जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने कुछ खासी चौकसी इस वक्त बरती हुई है। यूपी के मौलानाओं और मुफ्तियों ने भी सहयोग का वादा किया है। जुमे की नमाज के बाद घर से शांति से घर लौटने की अपील की जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक और सहारनपुर, देवबंद से लेकर गोंडा, बहराइच तक चारों ओर से मौलानाओं ने शांति की अपील की है। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कल की नमाज के बाद कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने एहतियातन तैयारी तो कर ही रखी है। बुलडोजर पर भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कोई ब्रेक नहीं लगा रहा। ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कल शुक्रवार है, जैसे यूपी पुलिस तैयार है। आज जुम्मे की रात है। जुम्मा एक दिन दूर है, लेकिन आग बराबर धधक रही है। सरकार ने अग्निपथ में नौकरी देने का ऐलान किया। भावी अग्निवीर शहर शहर अग्निपाठ करने लगे। बिहार में विरोध की ज्वाला भड़की तो यूपी सहम गया और इस प्रदर्शन से सबसे ज्यादा सतर्क उत्तर प्रदेश की पुलिस है, क्योंकि कल जुम्मा है। पिछले 2 जुम्मों का तजुर्बा बड़ा बेकार रहा है। पहले पत्थरबाजी झेलो, फिर पोस्टर निकालो, फिर उधर तफ्तीश जांच में उलझो, घर मकान इमारतों के कागज पन्ने खोजो, आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी दौड़ाओ। इतनी फजीयत से अच्छा है पहले से प्लान कर लिया जाए। सो पुलिस प्लान बना चुकी है। देवबंद पुलिस मीटिंग कर चुकी है। दारुल उलूम से लेकर जमीयत उलेमा हिंद सबके मौलानाओं को बिठाकर बता दिया गया है कोई पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में तो ड्रोन अभी से तैयार है, कहीं ईंट पत्थर तो नहीं है। पिछली बार टीले वाली मस्जिद के बाहर उत्पात मचा था। लखनऊ में कोई चूक नहीं होगी। कानून का राज कायम रहेगा और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कृपया कानून का पालन करें, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में सहयोग करें। सरकार अपील कर रही है, पुलिस तैयारी। लखनऊ में खुद कमिश्नर डीके ठाकुर ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। ये जो भी संवेदनशील मस्जिद हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ हमारे सीनियर अफसर्स रहेंगे, पूरी पुलिस फोर्स रहेगी। हम ड्रोन के माध्यम से उन इलाकों के इंतजामात कराएंगे, नजर रखेंगे। प्रयागराज वाले तो अभी पिछले जुमे के उपद्रवियों का पोस्टर लगाकर फुर्सत पाए। 59 उपद्रवियों को पकड़ना है। फिर नया जुम्मा भी आ गया। अब उपद्रव हुआ तो खैर नहीं। आज हम जारी कर दें ऐसे पोस्टर्स जिनमें वो ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं या गाड़ियों में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हार्डकोर माना जा रहा है और हार्डकोर मान करके उनके पोस्टर जारी होंगे, उनकी पहचान सुनिश्चित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी उनके खिलाफ वारंट जारी कराने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का रुख देखकर मौलाना भी सतर्क है। कारी मुफ्ती अहमद मतीन साहब ने तो अपील भी कर दी है। मुसलमानों से और खासतौर पर नौजवानों से ये अपील है, कल जुमे का दिन है, मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके का कोई भी अमल ऐसा न किया जाए हमारी जानिब से जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसान। लखनऊ की चौकसी देखकर सहारनपुर से लेकर गोंडा तक मौलाना शांति की अपील कर रहे हैं। शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए सब लोगों से गुजारिश की कि सब लोग ज़्यादा नमाज अपने अपने गली मोहल्लों में पढ़ें। इधर पुलिस की तैयारी देखकर बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा भी इरादा बदल चुके हैं।
पहले शुक्रवार को ही प्रदर्शन करना चाहते थे, अब कहते हैं 2 दिन बाद ही करेंगे। हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। गोंडा पुलिस तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। एसपी साहब कह चुके हैं कि गड़बड़ हुई तो बुलडोजर के लिए तैयार रहना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग सकुशल ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। इसके बिना हमारी बाकी तैयारियां भी है। कोई अगर उपद्रव करने का या बदमाशी करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मुकदमा लिख के पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी कड़ी नजर है। गोंडा प्रशासन ने बुलडोजर का जिक्र किया है तो ये भी बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के आरोपी जावेद की तफ्तीश शुरू की और कार्रवाई के सिलसिले में जावेद के ससुराल की संपत्ति ढहा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी कार्रवाई हो वो कानून के हिसाब से, लेकिन पूरी डिटेल रिपोर्ट जमा करें कि घर कैसे ढहाए गए। अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है, लेकिन बीच में एक शुक्रवार भी आ जाता है और ये दिन बुलडोजर को हरकत में लाने के मौके पैदा कर देता है। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 3 दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन से तथ्य लेकर आती है जिससे कि वो याचिकाकर्ताओं की दलील, उनके आरोपों को कैसे खारिज करती है, कैसे उनसे बचने का रास्ता निकालती है और आगे की कार्रवाई के लिए क्या सुनिश्चित करती है। क्योंकि अगले हफ्ते इस मामले की फिर से सुनवाई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर विशेष चर्चा होगी। अब यूपी वाले यही शुक्र मना रहे हैं कि शुक्रवार शांति से गुजर जाए। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पत्थरबाजों की वजह से जुमे की नमाज बदनाम हो रही है और पुलिस प्रशासन सरकार की ये तैयारी क्या कहती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको दंगल में लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जवाब देने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आप सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता जी, कॉलमनिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के AK जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए वारिस पठान साहब, जमीयते उलेमाए ने पूरी तरह से बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही थी, उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया। एक तरह से जमीयत के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और शुक्रवार को लेकर, कल जुम्मा है, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन की तैयारी है, क्या आपको लगता है कि कम से कम बेहतरी के लिए उठाया गया यह कदम है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना और ऑब्जर्वेशन किया है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, कायदे कानून का पालन होना चाहिए। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील ने पेश भी किया कि सेक्शन 27 ऑफ यूपी म्युनिसिपल एक्ट जो है वो साफ तरीके से दर्शाता है कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अवैध निर्माण है तो सामने वाले को हटाने का मौका दीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता तो और 40 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद में ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि इस तरह की जो कार्रवाई है पर से इलीगल हो रही है। अब सुनवाई आगे रखा है मंगलवार के दिन और सुनवाई आगे है कि कानून का पालन किया जा रहा है, मगर हमने क्या देखा इतने दिन सरकार की ओर से ये पक्ष रहते हुए कहा गया है कि कानून का पालन किया जा रहा है। नहीं, आपको किसने बोला? हाँ, सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है। जो वकील थे, सरकार को बोला एफिडेविट फाइल करो, दूसरे वकील थे, उन लोगों की ओर से सरकार को बोला गया है जी, सरकार को कहा गया है कि आप एफिडेविट फाइल करिए। सरकार को कहा आप एफिडेविट फाइल करिए और बताइए किस तरह से आपने कायदा कानून का पालन किया, क्योंकि पक्ष का कहना यह भी था कि जिनके नाम पे घर नहीं है उनके भी नाम के घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जा रहा है। अगर बच्चे ने कुछ किया तो उसके बाप के घर को उड़ा दिया जा रहा है। तो ये, और कल ही आप देखिए ना, फिलहाल तो बुलडोजर चलता रहेगा ना। 3 सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस, 3 सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट जज और 6 वरिष्ठ नेताओं ने लेटर लिखा। इस तरह से कोई निर्देश नहीं आया है सामने सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। नहीं, निर्देश है, ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए, मैंने भी पढ़ा है ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, आप नोटिस दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, टाइम खत्म होने के बाद 40 दिन का और टाइम दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई करिए। अब इस तरह से असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बात दूसरा सवाल का भी जवाब दे जो वारिस पठान उठा रहे हैं, पत्थरबाजी भी नहीं होना चाहिए।
वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगजनी भी नहीं होना चाहिए, अंगार जो लगाई जा रही है बसों में, ट्रेनों में, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर पत्थरबाज वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उसी के एहतियातन तो ये कदम उठाए गए हैं ना, उसी एहतियातन तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं ना, सुरक्षा व्यवस्था अगर वहां पर बढ़ाई जा रही है। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, ऐसा तो नहीं है कि जुमे की नमाज जो हमेशा अदा की जाती है, बड़ी तादाद में मुस्लिम निकलते हैं अपने घरों से मस्जिदों तक जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार डराने के लिए पहले ही इतना माहौल बना दो कि किसी भी तरह का विरोध अगर दिल में हो भी तो उसको वहीं पर दबा दो? क्या ऐसी तैयारी तो नहीं है सरकार की? चित्रा जी, मैं सबसे पहले, मुझे चूंकि मौका आपने दिया है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते इस पूरे आज की घटनाक्रम का छोटा एक संक्षिप्त विश्लेषण करने का, तो वारिस पठान जो कि कल भी मेरे साथ शायद थे, परसों थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि मेरी डिग्रीज पे, ये तो इनकी मानसिकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये लोग ऐसे ही तरीके से सोचते भी हैं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाने का, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आज भी ये यही कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अजीब स्थिति है। अरे चुप रहो यार, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं आपकी बात सुन रहा था। नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी स्क्रीन पे, नेशनल टीवी पे नहीं। वारिस पठान, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी नेशनल स्क्रीन पे, बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पुराने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनकी आदत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा प्लीज वारिस पठान। हम मेन मुद्दे पर आते हैं ना अमिताभ जी, हम क्यों जा रहे हैं वारिस पठान की टिप्पणी पर? वारिस पठान पूछ रही हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ही मुसलमानों को डरा दो, जुमे की नमाज में इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दो। मैं कह रहा हूं, देखिए आज की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित तरीके से कहा। हालांकि उसको इसमें अभी एंटरटेन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आम व्यक्तियों की, जब मैंने उस दिन भी कहा था कि जब आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं डायरेक्ट रिट सुनने का, उसके पहले वो कहते हैं कि 226 में हाईकोर्ट में क्या आपने पहले इसको अपने राइट्स को कर लिया पूरा, तब उसके बाद आए। जनरली इनको जो जमात है वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की इन लोगों की आदत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की आदत हो गई है, मतलब क्या? अगर उस वर्ग को लगेगा उसके साथ ना इंसाफी हो रही है, हाईकोर्ट भी नहीं जा सकता? सबसे पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, ये एक प्रोसीजर है। हाईकोर्ट में जाके, यदि उनको हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या, 226 में यही रिट हाईकोर्ट में फाइल हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवहार की वजह से हाईकोर्ट के ऊपर से एक आपकी टिप्पणी हो जाए, मैं खत्म कर रहा हूं, इतना ही जल्दी से। अब देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे भरोसा है। उन्होंने कहा है कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो आके बता दीजिए, और उसमें एफिडेविट फाइल किया करेगा। और मैं तो ये बात स्पष्ट रूप से कई दिनों से कह रहा हूं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। और जो गुंडागर्दी है और जावेद है, उसके यहां से एक पर्ची मिली है, उसमें कहा गया है कि यदि तुम जुमे के नमाज में नहीं जाओगे तो वार करो, कोई रोकता है तो। इस तरह के हिंसा की बात अमिताभ सिन्हा जी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखकर लगता है कि दरअसल वो यूपी सरकार की तारीफ कर रही है, क्योंकि एक तरफ ये बात सच है, बुलडोजर चलाने से तो किसी भी तरह रोक नहीं लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शुक्रवार को जुमे को लेकर मुस्तैद है। तो आपको लग रहा है एहतियाती कदम उठाए जाने जरूरी है और सरकार का ये अच्छा कदम है? देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, और प्रिवेंशन अगर कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे वकील साहब या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ये अपने आप में कुछ आश्चर्य पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जहां तक मैंने पढ़ी है चित्रा जी, और आपने भी क्या पढ़ी है, वो क्योंकि आप दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, एक तरफ तैयारी भी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आप दिखाइए भी इसको। नहीं, आप मूल रूप से पढ़ने लिखने वाली चीजों में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं करती। दो चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि साहब किसी के भी खिलाफ वेंडेटा वाली ऐसी कोई वो ना हो, और आप प्रोसीजर बताएं क्या है, किस प्रोसीजर पे आपने काम किया है। तो ये अपने आप में करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। नहीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले एफिडेविट दे देती कि साहब हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया था, इस प्रोसीजर के साथ में है। मैं नहीं जानता, मैंने वो नगर निकाय का एक्ट नहीं पढ़ा है जो वारिस पठान कह रहे थे, तो इसलिए उसमें उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि 3 दिन के अंदर
आप एफिडेविट फाइल कीजिए और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए सरकार को। ये दो चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर ये तमाचे की तरीके से है, और बाकी लोग जो इंटरप्रिटेट करें वो अपनी शांतनु जगह गुप्ता है। जी, क्या ये तमाचे के तौर पर है जो जिस बात का जिक्र इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि 3 दिन के भीतर बताइए आप कि कानून का पालन किया जा रहा है बुलडोजर के मामले में या नहीं किया जा रहा है। चित्रा जी बिल्कुल नहीं। अगर तमाचे के रूप में होता तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक तरह से रोक लगा देता, स्टे देता कि बुलडोजर का कोई एक्शन नहीं होगा जब तक आप अगला कोई कागज नहीं देंगे। तो उनका लगा कि प्राइमा फेसी आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे एतबार के लिए एक बार अपना प्रोसीजर भी समझा दीजिए और हमें 3 दिन में एक दे दीजिए। आपने क्या प्रोसीजर है वो तो हम लोग न्यूज में दिखाई रहे हैं कि 10 मई का नोटिस है, 24 मई का नोटिस है, वही नोटिस 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी, तो वो दिक्कत नहीं है। आई थिंक दुख की बात यह है कि जुम्मे की नमाज जो एक शांति का, सौहार्द का, विकास का ऐलान करने का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो पत्थरबाजी, आंखजनी और तोड़फोड़ का प्रतीक बन गए। तो ये एक जो बड़ी बात आ रही है। और हम जहां देखते हैं, जहां जमात उलामा हिंद वो मतलब यहाँ पे एक केस ले रही है, वहां देख रहे हैं वलीउल्लाह जो टेररिस्ट अरेस्टेड है उसका भी केस ले रही है। तो किस तरह के केस ले रही है, हमें जमात के पीछे देखना है। तो मुझे तो ये केवल और केवल मुद्दा लगता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो धार्मिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको आगे आना होगा और देखना होगा कि जुम्मे की नमाज या जो आम मुस्लिम नागरिक है वो क्या प्रतीक बन रहा है देश में, कि वो कोर्ट में ऐसी संस्थाएं उसका किस्सा लेके जा रही हैं जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो जुम्मे की नमाज है वो प्रतीक बन रही है पत्थरबाजी का, तोड़फोड़ का। तो ये मेरे ख्याल से जो सीधा जो चेतना का विषय है वो मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप हाथ उठा रहे, जवाब दे दीजिए। उसके बाद हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी साहब भी जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज दरअसल पत्थरबाजी का एक तरीके से प्रतीक बनती हुई चली जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मैं आप बस उसी बात पर आ रहा हूं शांतनु जी की। आज और कल के बीच में जो पूरे देश में पत्थरबाजी, आगजनी और हंगामा हुआ है अग्निपथ के नाम पर, मेरी अपील है उत्तर प्रदेश की सरकार से, बिहार की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि वो मेरे बच्चे हैं, वो सेना में जाने वाले बच्चे हैं, उनके खिलाफ कतई FIR ना हो, उन पत्थरबाजों के घर न गिराए जाएं, उनके यहाँ पर बुलडोजर बिल्कुल न चलाए जाएं, क्योंकि वो सेना के एस्पिरेंट बच्चे हैं, वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अतिरेक कर गए हों, और मैं उन लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि हिंसा कतई न करें, हिंसा कतई न करें। कैसा हो जाएगा जो हिंसा कर रहे हैं? एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड सर। जो इस देश के विद्यार्थी हैं उनको सलाम, उनके संघर्ष को सलाम, उनकी बातों को सरकार सुने और सुनना ही चाहिए, क्योंकि युवाओं से भरा हुआ ये देश है। लेकिन जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हों, जो तोड़फोड़ करते हों, जो आम गरीब की गाड़ियों को आग के हवाले करके उसको फूंक डालते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, हिंसा का समर्थन कैसे कर सकते हैं हम? क्या हम अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा देंगे कि आप जाकर जला दीजिए बसेस को? उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए, बढ़ावा नहीं मिलेगा। कांग्रेस, धन्य है कांग्रेस और उसके प्रवक्ता। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि वो मेरे आपके बच्चे सर, ये जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं ये थोड़े ना विदेश से आए हुए हैं हिंदुस्तान में। एक सेकंड सर, ये जो पत्थरबाज हैं क्या ये कहीं और किसी और मुल्क से आए हुए हैं? ये जो पत्थरबाज हैं जो पुलिस वालों पर पत्थर चलाते हैं, 14 साल के 16 साल के बच्चे, क्या ये विदेश से आए हुए हैं हिंदुस्तान में? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनको नहीं समझाना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में पत्थर नहीं बल्कि किताब होना चाहिए? हम यहाँ पर भड़का रहे हैं बच्चों को बिठाकर, सुरेंद्र राजपूत जी, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो। छोटा इंटरवेंशन, राइट टू रिस्पॉन्ड तो दे दीजिए। मैं चित्रा जी इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य स्टैंड लिया कि रांची में फायरिंग में 2 लोग मर गए। ऐसी घटनाओं में वहां पर कोई यूपी में कोई मरा नहीं है, मुसलमान व्यक्ति, लड़का, कोई भी। वहां पर उसका किंगपिन जो है, जिसने सारा माहौल बिगाड़ा, जिसने षड्यंत्र किया, जिसने लोगों को भड़काया, उसके खिलाफ में पहले से पेंडिंग था जो एक्शन, उसको उसने इंप्लीमेंट किया सरकार ने, और एक मैसेज दिया कि डिटरेंट होना चाहिए कानून से और राज्य के तंत्र से, जो एक भय होना चाहिए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहां पर रहता है? देखिए, जब स्थिति खराब हो जाती है उसके बाद फिर लोग जागते हैं, फिर देखा जाता है कि आसमान में यहाँ पर चित्रा जी माफी चाहता हूँ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की अपनी लिमिटेशन होती हैं, खास करके जो मस्जिदों में, मस्जिदों में जिस तरह की तकरीरें होती हैं
उसको आप तुरंत नहीं रोक सकते। ठीक है, मौलाना पीर अली कादरी जी, सुरेंद्र जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार मौलाना पीर अली कादरी साहब, ये कह रहे हैं मस्जिदों में जिस तरह की तकरीरें होती हैं उसको बाहर आने से रोका जाता है, यही कारण है कि कहीं पर सीसीटीवी कैमरा नहीं आता, दूसरा कोई जा नहीं सकता है, और वो तकरीरें युवाओं के भीतर गुस्सा आक्रोश पैदा करती हैं जो बाहर निकलकर पत्थरबाजी करते हैं। इनके ये आरोप है, इस पर जवाब दीजिए आप। और कल की तैयारी, यूपी पुलिस की कल की जो तैयारी है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में सही कदम बढ़ा रही है वो पिछले तमाम शुक्रवार की घटनाओं से सबक लेते हुए? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तानियों से, ना केवल मुसलमान से नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील करूंगा कि हम अमन और शांति को बरकरार रखें और अपनी भाईचारगी को बरकरार रखें। और जिस तरीके से कल यूपी गवर्नमेंट की तैयारी है जुमे को देखते हुए, तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन का काम है जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त करे और करना भी चाहिए, किसी किस्म का उत्पाद ना बचे। एहतियाती जो है हमको इकदाम करने की जरूरत है। और अभी एक साहब ने कहा कि मस्जिद में भड़काऊ भाषण होता है, तो मैं उनसे साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि जुमे के दिन कुरान सुनाई जाती है, हदीस सुनाई जाती है, और इस्लाम का जो लिटरेचर है कहीं पर भी किसी नमाज अदा करने के बाद बाहर आकर अचानक से पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हो जाती है? मौलाना साहब, जिहाद क्या है? ये कहाँ से आता है? कौन लोग भड़काते हैं ऐसे लोगों को? और आप लोग फिर मस्जिदों के भीतर जब तकरीर होती है तो क्यों नहीं उस समय बताते हैं कि बाहर निकलकर पत्थरबाजी नहीं करना है, शांतिपूर्वक रहिए और अपने अपने घरों में जाइए? आप जैसे लोग क्यों नहीं बताते हैं इस बात को? कई बार ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में नमाज खत्म हुई, बाहर निकले और उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये हर जगह का हाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है, खासतौर से जो नुपुर शर्मा वाला मामला है उसके बाद। सुनिए चित्रा जी, आप कल एक काम कीजिए कि सईद अंसारी साहब को डिस्ट्यूट कीजिए, और भी कोई लोग हैं तो उनको डिस्ट्यूट कीजिए। मस्जिद के अंदर क्या तकरीरें होती है आपके अपने पीर के लोगों को दिखाकर दिखा दीजिए। वहां पर मस्जिद में कोई भी जो है हंगामा करने की बात कतई तौर पर नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि आप अमन और शांति से अपने घर को चले जाए। मैं यही तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि मस्जिद के बाहर अगर कुछ माहौल खराब करने वाले लोग रहते हैं और माहौल खराब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मस्जिद पर इस बात का ठीकरा फोड़ना कतई तौर पे गलत है। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि जितना भी उत्पाद पिछले जुमे को बचा उसकी सही माना में तहकीकात होना चाहिए। उस ग्रुप में और कौन कौन लोग दाखिल हुए, किसने ये काम किया, सारे मामले की हकीकी माना में जांच होना चाहिए। तो लिस्ट तैयार करके तो रखी हुई है पुलिस ने, 37 आरोपियों की भी लिस्ट तैयार की हुई है जिनके घर बुलडोजर चलाए जाने हैं, उनको भी बकायदा नोटिस दिया गया है। तो उसको लेकर इतना बवाल पहले ही क्यों मचता है? एक ही जैन साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से उनकी बात तो वैसे सही है ना, आप लोग अगर कहीं भी कोई हिंसा हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, सारा का सारा ठीकरा मस्जिद पर फोड़ देते हैं। मौलाना जी की एक बात से मैं थोड़ा आश्चर्य कर रहा हूं, क्योंकि ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। आप लोगों के पास तो एक बड़ा पावरफुल वेपन है, एक हथियार है, उसका नाम है आप लोग किसी चीज के लिए एक फतवा जारी करते हैं। आप फतवा जारी करिए कि पत्थरबाजी करना जो है वो इस्लाम के विरुद्ध है। आप लोग जैसे ही लोग दोहरा चरित्र रखते हैं, इधर अपील करेंगे, अपील का कोई मतलब नहीं होता है। जो वहां जुमे के बाद जो होता है, हर जुमे के बाद और जुमे के बाद जो नमाज होती है उसके बाद पत्थरबाजी होती है, तो क्या वहां दूसरे धर्म के लोग जाते हैं? तो नहीं होता है ना, लेकिन अभी से आप देख लीजिए। नहीं चित्रा जी, अभी नहीं, मैं कर रहा हूं, अभी जो लगातार की घटनाएं हो रही हैं, जहां रांची में हुआ, जहां प्रयागराज में हुआ, जहां कानपुर में हुआ, पूरे देश में हुआ, नहीं पूरे मैं तो शांति की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं कानून के पक्ष की बात कर रहा हूं। जो कानून तोड़ता है उसके लिए आप लोग क्या रोकने के लिए डेटरेंस यूज कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई फतवा जारी किया? क्योंकि इस्लाम क्यों नहीं जारी कर देते? इस्लाम जाना जाता है फतवों के लिए, क्यों नहीं आप लोग इस तरह का फतवा जारी कर देते हैं? छोटे छोटे मुद्दों पर तो बड़े बड़े फतवे आ जाते हैं, और जब देश में माहौल खराब करने की बात आती है उसको रोकने के लिए कोई कदम और कोई उस तरह से गंभीरता नजर नहीं आती है। अपील का मतलब नहीं है कुछ। कादरी साहब जल्दी से, उसके बाद मैं आ रही हूँ वारिस पठान जी। आपको शायद पता नहीं है या आपको इस्लाम का ज्ञान बराबर नहीं है। इस वक्त जो है नमाज में कुरान और हदीस सुनाई जाती है तो वो फतवे से ऊपर होता है, और हमारे पास जो अहादीस में आया है कि अगर कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हो और अगर वो पलट कर भाग रहा हो तो उसके पीठ पर हमला मत करो, वो जब उधर वो तब हमला करो। तो इस्लाम में इतनी पाबंदी है
ये जंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो पत्थर मारने की इजाजत तो कतई तौर पर नहीं है। तो फतवा जारी करिए ना कादरी साहब। कहां से आते हैं पत्थरबाज? कादरी साहब फतवा जारी करवाइए। हजारों की तादाद में पत्थर हाथ में लिए, ठेले पर पत्थर भरे हुए अचानक से कहां जाते हैं? चाहे कानपुर हो, प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, रांची हो, हर जगह जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है। कहां से आते हैं ये पत्थरबाज? देखिए मैडम, हर दो समुदाय में शरारती तत्व होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में या हिंदुओं में, हर तरफ होते हैं। हाँ। अब आपने कल बजरंग दल की अपील नहीं सुनी, क्या करने वाले हैं वो लोग? तो हर जगह होते हैं। अब प्रशासन को क्या करने वाले हैं बजरंग दल वाले? क्या करने वाले हैं बताइए? अरे कल का ऐसा थोड़ी ना है कि पत्थरबाजों के ऊपर कानून काम करेगा और बजरंग दल के लोग उपद्रव करेंगे, काम नहीं करेगा। क्या करने वाले हैं बजरंग दल के लोग? आधी अधूरी बात क्यों करते हैं आप? पूरी बात बताइए, कहां उन लोगों ने उपद्रव मचाया है? बजरंग दल वालों ने ये कहा कि कल हम भी पाठ करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना कोई पाठ करें, इसीलिए तो इतनी तैयारी है ना। तो उस तैयारी को सिर्फ मस्जिद के बाहर की तैयारी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? एक ही जैन साहब के पास में जाती हूँ। वारिस पठान साहब मैं फौरन आऊंगी, बहुत देर से हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं। एक ही जैन साहब, क्या अपनी पुरानी गलतियों से बड़ा सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह की तैयारी कर रही है कल जुमे की नमाज के ठीक पहले, आपको लग रहा है कि उससे स्थिति को नियंत्रित करने में काफी हद तक वो कामयाब रहेगी? बिल्कुल कामयाब रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने, बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न चैनलों पे, मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूं, उन्होंने मांग की कि पुलिस की ड्यूटीज लगनी चाहिए, LIU को सतर्क किया जाना चाहिए, RAF, PAC सब डिप्लॉय हो रही है और रिस्पांस टाइम कम से कम रखा जाएगा। पूरी तैयारी है इस बात की। जो एंटी राइट गन्स है, एंटी राइट पूरा गियर है, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, केन शील्ड, सबके साथ पूरी तैयारी रहेगी। और ऐसा है कि ये ना समझा जाए कि अब तक यूपी पुलिस ने रिटेलिएट नहीं किया है, इसलिए यूपी पुलिस रिटेलिएट नहीं करेगी, बल प्रयोग नहीं करेगी। बल प्रयोग करने का जो अधिकार है उसका पूरा एडवांटेज उठाया जाएगा। अगर इस प्रकार की कई हरकत की, बड़े स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था हर हालत में कायम रखनी है, उसके लिए आवश्यक बल प्रयोग किया जाए। तैयारी तो यहां पर की जा रही है, लेकिन इसके पहले भी कानपुर के मामले में हम सब ने देखा था, वहां पर भी स्थानीय तौर पर कुछ मुफ्तियों की ओर से अपील भी की गई थी और भरोसा भी दिया गया था कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा, प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन बाद में हालात ढाक के 3 पात वाले रहे। तो यहां पर तो स्थिति ये बनी हुई, आप पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते अगर आपको कहीं से आश्वासन मिल रहा है तो। नहीं, आप देखिएगा, बिल्कुल शांति रहेगी अब, और बिल्कुल सब जगह फोर्स अलर्ट है। कानपुर में तो VVIP ड्यूटीज थी उस दिन, इन्होंने आश्वासन दे दिया था कि हम कोई वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी कॉल वापस ले ली थी, तो उस पर विश्वास करके वो चले, अन्यथा वहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट होता और वो नहीं हो पाता। उसके बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरी घटना पे काबू पा लिया और वो हिंदू मुस्लिम राइट की कोई शेप नहीं ले पाया। तत्काल सड़कें खाली करा दी गई थी और लगातार उसके बाद से कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पर भी हो रही हैं, प्रयागराज में भी हो रही हैं, सहारनपुर में भी हो रही हैं। हमारे यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं एज कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स। उन सब में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। कादरी साहब, पिछले शुक्रवार को धोखा दे दिया गया था, भरोसा देकर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कानपुर में भरोसे का क्या कत्ल किया गया? बता दिया गया कि नहीं की जाएगी किसी भी तरह का विरोध, नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का प्रदर्शन, और उसके बाद क्या हुआ? अरे मुझे बोलने दो ना। आ रही हूँ वारिस साहब, आ रही हूँ, एक बार कादरी जी की बात हो जाए। देखिए मैडम, मैं एक बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि आज का कोई भी हिंदुस्तानी, सुनिए सर, आज का कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो कि चाहे वो हिंदू हो, कोई भी आदमी फसाद सतही तौर पर नहीं चाहता। वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता है। और जहां तक के बाद हमारे जो जैन साहब कह रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अपील मुस्लिम समुदाय के मौलवी मौलाना ने की, बराबर उसका असर हुआ। लेकिन कुछ शरारती तत्व है जो अपने मफादात के खातिर हमारे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे? कुछ शरारती तत्व, इनके पीछे कौन है? PFI है? कौन है? नाम लेकर बताइए ना कौन है। उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाने की जरूरत है ना। और अगर कुछ ऐसे आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो उसको लेकर इतना दर्द क्यों होता है वारिस पठान जी? यहाँ पर जिस जावेद का नाम बार बार सामने आ रहा है, उसके घर नोटिस दिया गया है, ये बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं।
लेकिन बार बार उसका हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसके घर बुलडोजर, अरे जो उपद्रवी है उसको सिर माथे पर तो बिठाएगी नहीं सरकार, जैसा कि कहा जाता है। और हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार भी आता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बुलडोजर के लिए तो दो वकील, लेकिन बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गया ना, और वो पहले से नोटिस में था। वारिस पठान जी, सवाल मुझे पूछे गया है, सवाल जी सुनिए चित्रा जी, भी मैं सुन रहा था, कुछ लोग ये बता रहे थे कि जुम्मा की नमाज के बाद एक स्पीच दी जाती है, फिर लोग पत्थर लेके आ जाते हैं, पथराव कर डालते हैं, हर जुम्मा के बाद ऐसा ही हो रहा है। तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, आज भी जुम्मा था क्या? आज भी मस्जिद के मिनारे से स्पीच दी गई थी क्या? कि आज ये जो उतर के लोग आ गए रस्तों के ऊपर और ट्रेनों को जला दिया, बसों को जला दिया, तो आज भी जुम्मा था क्या? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। चित्रा जी, मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा आज के माहौल के ऊपर, हरिवंश राय बच्चन की है, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया है। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये माहौल किसकी वजह से बना? नरेंद्र मोदी जी अगर गलत फैसला लेंगे, हमारे युवाओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस तरह का तो वातावरण बनेगा ही। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी घर पे बुलडोजर चले। अगर कायदा कानून का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगर एक ही समुदाय के खिलाफ आप किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनको बुलडोजर चला देंगे घर पे। इस तरह का कोई आज भी तो हुआ ना, आज भी आग जड़ी हुई है ना, तो क्या सबके घरों पर बुलडोजर चल पूछा गया जाएगा? है कि बताइए कि कानून के दायरे में रहकर आप बुलडोजर चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं रोका गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अगर ये पूरी तरह से गलत है तो? निर्माण है पूरे देश में, कहीं पर भी इलीगल, पूरे देश में अगर कहीं पर भी अनलीगल निर्माण होगा, इलीगल एनक्रोचमेंट होगा, तो चलेगा ही। कायदा कानून है वहाँ पे कि भाई टिकट नोटिस दिया वही बात तो आज हरीश साहब ने कही है, तो वहाँ पे उसको यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए कि 2020 से ही बुलडोजर चला रहे हैं, कानून का पालन करते हुए। कायदा कानून का पालन नहीं हुआ, लेकिन किस सिर्फ एक खास वर्ग को लेकर आप लोगों का दिल ज्यादा धड़कने लगता है वारिस पठान जी? बुलडोजर तो उपद्रवियों के खिलाफ चल रहा है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। सुनिए, आफरीन फातिमा की मां उपकृत थी क्या? उसने आगे पत्थर चलाया था क्या? आफरीन फातिमा के मां के नाम पे घर था जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स दे रही थी, जाके उसके घर को आपने तोड़ दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। क्या वो भी पत्थर मार रही थी? नहीं ना, तो आपने उसको क्या नोटिस दिया था? नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो खुद फेल हो गए वायलेंस रुकाने में, उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सरकार बताएगी ना अदालत में, नाक के नीचे उनको जितना समय दिया गया है वो बताएगी। उनका इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकड़ा मुसलमानों पर डाल रहे हैं ये लोग। उनके इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकड़ा मुसलमानों ये पर बात डाल तो रहे सच है ना हैं कि 2001 से जो बिजली पानी का बिल दे रहा हो, का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके घर अचानक जाकर फिर तो देखिए कि कौन कौन से अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। आज तक कौन कौन से अधिकारी संलिप्त हैं जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहता है और अचानक से याद आ जाता है कि ये अतिक्रमण अवैध निर्माण है, इसको ढहा दो। ये बात तो सच है, कार्रवाई तो दोनों तरफ होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है जो आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान जी? चित्रा जी, परसों ही मैंने आपकी डिबेट में बताया था कि ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टी जब्त करी गई है। उसमें बहुत सारे मामले कोर्ट में गए और एक मामले में भी, चित्रा जी, एक मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं घिरी। सब में उनके कागज पक्के थे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, चस्पा, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करी गई। और इस मामले में भी जो 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 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो दिए जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एड्रेस था, उसका एड्रेस था, जो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है। और इसमें भी 10 मई को, 24 मई को, 25 मई को जावेद पम के केस में दिए गए। आई थिंक दिक्कत की बात वही है कि हम एक पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष नहीं बोलते हैं। हमें कम से कम आज आके जब दिख रहा है कि कल जुम्मा आने वाला है, जुम्मे की नमाज प्रतीक बनती जा रही है पत्थरबाजी का, तो यहाँ जितने मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, मुस्लिम पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम आज तो कह दें एक बात, भाई आज जुम्मा है, आज भी तो हो रहा है। आज अपील करिए ना, मुसलमानों के खिलाफ ही आपको जुम्मे की नमाज, मुसलमानों को बदनाम करना है आपको। नहीं, आज तो जुम्मा नहीं है ना, नहीं पहले आप जुम्मा नहीं है ना। अरे सिर्फ जुम्मा को, मुसलमानों को जुम्मा की नमाज को बदनाम करना है आपका मंशा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपका मंशा यही है, जुम्मा का दिन आया, नमाज पढ़ने जा रहे बदनाम करो। आज जुम्मा नहीं है, आज जुमेरात है। और जुम्मा के बाद शनिचर आएगा, तो शनिचर के बाद इतवार आएगा, और इतवार को आपके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है अगर कायदे कानून का पालन नहीं किया। तो याद रखना इस बात को, मेरी साहब, जो अतिक्रमण करके रखेगा, का पालन करना पड़ेगा। असंवैधानिक चीजें नहीं होनी चाहिए। चल सकता है उसमें रविवारों, शनिवारों, सोमवारों कोई भी दिन। हाँ, तो जुम्मा के बाद शनिचर आएगा, फिर इतवार भी आएगा। जी
चित्रा जी, बुलडोजर तो विकास दुबे के घर पे भी चला है और विजय मिश्रा के घर पे भी चला है। और फिर इतवार भी आएगा, इतवार को आपके घर पे भी चल सकता है। विकास दुबे पर भी तो चला था बुलडोजर, फिर तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी दूसरे समुदाय की ओर से, लेकिन यहाँ पर खुद को पीड़ित बताने की आदत पड़ गई है। शर्मा के घर पे चला दिया क्या? अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो तो उसमें भी दिक्कत आ जाते हैं लोग बताने के लिए पीड़ित खुद को। नुपुर शर्मा जिसकी वजह से देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो गया, देश को शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से इतने लोगों को जेल में डालना पड़ा, जिसकी वजह से इतने गोलियां पड़ गई, वो आज तक क्यों खुली फिजाओं में घूम रही है? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? चलो एब्सकॉन्डर है, वो भाग गई है, रेड कॉर्नर डिक्लेयर किया है, नहीं ना, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार खुद चाहती है, ये सरकार खुद चाहती है कि इसी तरह चलता रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सरकार का मंशा बन चुका है। जवाब ले लेते हैं शांतनु जी से, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, ओके। संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून पालन करिए, उसको सजा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं, इनमें से किसी केस में भी बिना कागज के कार्रवाई नहीं हुई है। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया, आपको लगता है कि उनके घर के कागज इलीगल हैं, नजूल की जमीन पे बने, आपकी जमीन पे बने, किसी और की जमीन पे बने, तो जाइए ना कोर्ट में, जहां पे भी पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं पिछले 2 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं, हम कोर्ट में जाए 2000 और आप जाएंगे बुलडोजर लेके, क्या बात है? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है वहां पे। हम कोर्ट में जाओ और आप बुलडोजर लेके जाओ, यानी हम ही कायदे कानून पालन करें और आप बुलडोजर का पालन करें, क्या बात कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार की चित्रा जी 5 साल से चल रही है। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा, और जैन साहब बताएंगे, जमीनों पर कब्जा एक आम बात थी, उसको अब छुटाया जा रहा है, पूरी प्रोसीजर के साथ छुटाया जा रहा है। जमीनों पर कब्जे के लेकर ये लड़ाई है, तो फिर उसको जुम्मे की नमाज और उसके बाद पत्थरबाजी से क्यों जोड़ा जाता है? वारिस पठान साहब, ठीक है, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी की भी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज सरकार की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत में कहा गया है कि 2020 से जितने भी अतिक्रमण, अवैध इस तरह की जमीनें हैं, उनको खाली करवाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, और आज तक ऐसा कोई भी पक्ष नहीं रहा जो इसके खिलाफ कोर्ट की ओर गया हो। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा कर नहीं कहता है ये हमारी जमीन थी, सरकार ने गलत तरीके से इसको अख्तियार किया और हमारे घर बुलडोजर चला। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, न्याय तो सबके लिए बराबर है, क्यों नहीं चले जाते हैं लोग? बिल्कुल चित्रा जी, शायद आपकी नजर से हट गया होगा, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास, जो कि प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के अंतर्गत दिए गए थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया, और आप ही लोगों ने एक खबर दिखाई थी, और हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी गए हैं, और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पर भी उतना ही करारा तमाचा पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास गिराए गए थे। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आता है, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती, और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मंजर क्या कहता है, जहां 2 लोगों की हत्या हो गई, रांची का मंजर क्या कहता है? आपकी सरकार है वहां पर, सहयोगियों के साथ मिली। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर कम से कम रांची में गोलीबारी जो हुई, जो 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर एक पुलिस वाले की ऐसी तस्वीर, बिल्कुल ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर दया आती है। वो अपने अधिकारियों को फोन करके कह रहा है बचा लो मुझे, चारों तरफ पत्थरबाज हैं, मुझे बचा लो। एक पुलिस वाला गिड़गिड़ाता हुआ अगर कैमरे में कैद हो उसकी आवाज, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं पुलिस परिवार से ही हूं, ऐसी बात नहीं है। और आज की डेट में जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको आप ही के घर से और क्या नाम गोरखपुर से लेकर के 1000 तस्वीरें दिखा सकता हूं कि पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने ऊपर पत्थर भी खाए हैं और अपने ऊपर गोलियां भी खाई हैं। पुलिस प्रशासन जितना संयम का परिचय देता है, उतना परिचय और कोई नहीं देता है। इस बात को भी जानते हैं। संयम की परीक्षा चलती रहेगी ऐसे ही भाई, बीच में आप झारखंड में संयम की परीक्षा चलती रहेगी क्या सुरेंद्र राजपूत जी? आपके प्रदेश में बोल जाती है, कम से कम हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हम तो डिबेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे आप स्पीच देने के लिए तो सुरेंद्र राजपूत जी बुलाए नहीं है। अब बीच में सवाल पूछने की इजाजत कम से कम पत्रकार को तो रहनी ही चाहिए, बाकी किसी और ने तो बीच में इंटरप्ट किया नहीं आपको। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें। ओके, ठीक है, 5 सेकंड में तो नहीं रहनी चाहिए ना, 30-40 बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। हाँ भाई, हमें आपसे डर लग जाता है, आप हमारे परिवार की हैं, हमें वैसे भी डर लगता है। सर, डरने की जरूरत नहीं है, आप 2 चीजों को बड़ी, ठीक है, अपनी बात बिल्कुल हम डरते हैं मैम, आप बोले। हम आपको 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कह
कह रहे हैं, मैं आपसे फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, विधि सम्मत कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। पुलिस ने जो अपना क्या नाम प्रिकॉशन लिया है वो भी अच्छी बात है। इस घटना की, इन सब घटनाओं की तह तक जाना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, अग्निपथ का विरोध करने वाले युवाओं के घर बुलडोजर कतई नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ क्यों लेके जा रहे हो यार? अरे भैया, आप अग्निपथ पे क्यों लेके आ रहे हैं बात को? अग्निपथ पे क्यों लेके आ रहे हैं बात को? अग्निपथ पे चर्चा करनी है तो उस पे भी चर्चा करिए, लेकिन गैर कानूनी चीज पे नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपत्ति है मुझे। आप ऐसे अराजक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं जहां पर नहीं, जहां पर कि यदि कोई पूछताछ होती है तो आप सड़कों पे जलाने लगते हैं। आप लोग नहीं, एक चीज बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रेनें जला रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई ना हो? ये ऐसे पार्टी के ऐसे प्रवक्ता हैं। नहीं मिस्टर राजपूत, आई एम सॉरी, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं। जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई हैं, जिन लोगों ने दूसरों की गाड़ियां फूंकी हैं, आप कानून के राज के विरोधी हैं। आप कानून के राज के विरोधी हैं। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कानून के राज के विरोधी हैं सुरेंद्र राजपूत। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधा, लेकिन उसकी आड़ में अगर जो उपद्रवी तत्व आकर उनको भड़काने का काम करे, ट्रेनों को अपनी ही ट्रेन जिस ट्रेन में सवार होकर परीक्षा देने जाते हैं, उस ट्रेन को आपके हवाले कर दें। आप बोल रहे हैं उस पर कोई एक्शन ना हो। एक बार सुरेंद्र जी की बात हो जाए, आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं, क्या कह रही है? एक बार उनकी बात हो जाए, बोलिए सुरेंद्र जी। चित्रा जी, ये जो भी बेवकूफ आदमी है उसे याद रखना चाहिए कि दूसरे के बीच। अब देखिए, ये बेवकूफ आदमी क्या बात होती है? ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करते हैं एक दूसरे पर आप लोग? देख नहीं पा रहा हूँ, सामने मेरे पास स्क्रीन नहीं है। वो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जरूर अमिताभ जी का नाम है सुरेंद्र जी, कई बार आपसे मुलाकात भी हुई होगी उनकी डिबेट में। प्लीज, मैं कानून के राज का समर्थक हूँ और मैं आपकी नजरों में बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं कानून के राज का समर्थन करता हूं और आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कानून के राज का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कादरी साहब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। कादरी साहब, अपील करेंगे कि जुमे की नमाज पूरा होने के बाद शांति से जितने भी लोग हैं वो घर जाएं। अपील करेंगे आप, पत्थरबाजी इस्लाम के खिलाफ है, अपील करेंगे आप कादरी साहब? बेशक मैं कहना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान से कि इस्लाम पत्थर मारने की इजाजत नहीं देता। और ये वक्त की अहम जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि हर दो धर्म गुरुओं को दिखाएं और संवाद कराएं। मैंने ज्ञान जाति के मंत्री ये बात कही थी कि दोनों धर्म गुरु बैठे संवाद करें और हमारे देश से संवाद होना चाहिए। वारिस पठान जी, फतवा भी जारी करवाइए। वारिस पठान जी, संवाद होना चाहिए, संवाद से हो जाएगा समाधान। फिर से मेरी बात नहीं, कोर्ट के अंदर बैठे रहे, वायलेंस का कंडेम करना चाहिए। अभी आपने देख लिया कि किस तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने कहा कि अगर नुपुर का मैटर है तो आप कोर्ट में जाइए और आफरीन का मैटर है तो बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, यहीं पर तो डिवीजन हो जाता है ना चित्रा जी। जब हम बात करते हैं कायदा कानून की, नुपुर का मैटर है तो कोर्ट में, आफरीन का मैटर है तो बुलडोजर। नहीं, एक सेकंड, वारिस पठान जी, क्या नुपुर शर्मा ने अतिक्रमण करके रखी हुई जमीन पर आप ये कह रहे हैं? आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? चित्रा जी, अभी आपके यहाँ स्क्रीन आ रहा है कि नुपुर शर्मा को आफरीन फातिमा ने अतिक्रमण किया था। नहीं, आफरीन फातिमा के मां के नाम में घर था, मगर क्योंकि आफरीन फातिमा ने CAA-NRC पे संविधान के दायरे में रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात रखी थी तो उन लोगों ने जाकर इस बात आपकी पार्टी के नेताओं ने नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी दी। आफरीन मुसलमान है ये सरकार की मुसलमान नहीं है। भरोसा दे कि भेदभाव वो नहीं कर रही है, इसके लिए खुद आप नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है जिसने संज्ञान ले लिया है। और ठीक है सर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप सब लोगों को रोकना पड़ा है। शुक्रवार से पहले शिया वक्फ बोर्ड ने निर्देश दिया है नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा ना हो। सभी वक्फ मस्जिदों को इस बारे में निर्देशित किया गया है, नमाज के बाद कोई भी जलसा नहीं हो। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ये निर्देश है। उम्मीद यही कि तमाम मस्जिदों की ओर से इस बारे में पालन किया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद ना हो भड़काऊ तकरीर। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन की ओर से इस बारे में निर्देशित किया गया है कि जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ तकरीरें जो की जाती है वो नहीं हो। नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी ना हो और सब लोग नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को शांतिपूर्वक वापस जाएं।
आपको बता दें कि लगातार सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले में संवाद की पहल की जा रही है। तमाम धर्मगुरुओं से अपील की गई है मुस्लिम समुदाय के कि कम से कम वो अपने लोगों को इस बारे में निर्देशित करें और शिया वक्फ बोर्ड ने शुक्रवार से पहले ये निर्देशित किया है। सभी मस्जिदों को निर्देशित किया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले आतंकी ढेर हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंगलवार शाम से शुरू हुआ था एनकाउंटर। कुलगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसमें शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले आतंकी ढेर हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी बारे में इंतजार भी किया जा रहा था कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और कुलगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।